एक सवाल में सुधार कर लीजिएगा। 11 नंबर सवाल में 14,552 के जगह 14,522 कर लीजिएगा। 14,522 कर लीजिएगा। हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके बाद कट जाएगा। 14,522 कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। हाँ, 11 नंबर में। चलिए, कितना सवाल बना है आज? ज्यादा हार्ड है क्या? ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा। चलिए, नंबर सिस्टम का पहला सवाल कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, यदि वो संख्या 6n-1 हो जाए और उसको 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो शुरुआत में शेषफल बचता है उसी को पुट कर देते हैं क्या, आप पहले वाले संख्या में। तो n के जगह आप 3 पुट कर दीजिए, तो 6 गुना 3 18 -1। अब बटे में कितना? 8 से भाग दे रहे हैं, तो 17 में 8 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ये तो सबसे बना होगा, है ना। अगर संख्या को 2 गुना कर दें या 3 गुना कर दें या आधा कर दें तो क्या कैसे सवाल करते हैं? जो शेषफल आता है उसी को 2 गुना या 3 गुना या आधा कर देते हैं। तो संख्या पहले n था, अब n से वह 6n-1 के फॉर्म में, तो यानी कि वहां पर शेषफल को ही n के जगह पुट कर देंगे। क्या ऑप्शन से बनाने पर? ऑप्शन में तो आपको शेषफल दिया हुआ है ना, शेषफल 1 बचेगा। ऑप्शन में तो शेषफल दिया हुआ, तो शेषफल से कैसे आप बनाइएगा, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, इसका कितना आया? 9910। वेरी गुड। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 और 6 प्राप्त होता है? आपको किससे भाग देने के लिए बोल रहा है? 6 से भाग देते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या में तो शेषफल कितना बचता है? 4। 7 से उस 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 5। और 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 6। देखिएगा, सबका अंतर जो है यहां पर समान है ना। तो आप क्या कीजिए कि पहले तो दी गई संख्या का एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम कितना आता है बताइएगा? 6, 7, 8 का एलसीएम कितना? 168 आएगा। वेरी गुड। अब क्या कीजिए कि इस छोटी से छोटी संख्या 168 है जो 6, 7, 8 से भाग लग जाए, लेकिन ये 168 तो आपका क्या है? 3 ही अंक का है। आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो आप पहले क्या कीजिए कि 168 से भाग दे दीजिए 4 अंकों की बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में, है ना। तो आप भाग दीजिएगा तो कितनी बार में लगेगा? 168 से 16 6 96 हो जाएगा, 5 बार में लगेगा। 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 4 34, 5 3 8, है ना। 9 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब कितनी बार में लगेगा? 10 9 16 44 से हो जाएगा। हाँ, 9 बार में लगेगा। 9 8 72, 9 6 54, 7 61, बाकी 6, 9 1 9 6 15। तो 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया 8।
तो आप बताइए कि 9,999 तो आपसे पूरी तरह विभाजित नहीं ना, 168 से पूरी तरह कब विभाजित होगा? जब आपको शेषफल घटा दीजिएगा। शेषफल घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 99, 12 आएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6, 7, 8 तीनों से विभाजित। लेकिन हमें पूरी तरह विभाजित नहीं करना है। 6 से भाग देने पर हमें शेषफल कितना आना चाहिए? 4, 7 से भाग देने पर 5 और 8 से भाग देने पर 6 आना चाहिए। तो जब आपका डिफरेंस जो है बराबर हो तो ऐसी संख्या में उस डिफरेंस को घटा दीजिए, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 99, 10 आ जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए। तीन, ये तो मौखिकली सवाल है। 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाजित है। 6 अंकों की संख्या जो 33 से विभाजित है। 33 से विभाजित होने का मतलब क्या है? यह 3 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित। इस 6 अंकीय संख्या में हम 54 जोड़ दें तो 54 अगर हम जोड़ेंगे तो यह तो 5, 4, 9, 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने का मतलब ये 3 से भी विभाजित है। तो किससे विभाजित है होगा? ऑप्शन में 9 तो है नहीं, तो 3 से विभाजित होगा। काहे उतना करने जाएंगे? आप सोचिए ना, 33 से विभाजित है, 3 और 11 से वो 6 अंकीय संख्या विभाजित होगा कि नहीं? सोचिए, वो आपका भी तरीका सही है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए कि वह 3 और 11 से विभाजित है कि नहीं। अब उसमें 54 जोड़ देंगे तो 54 किससे विभाजित हो रहा है? 9 से विभाजित हो रहा है। तो 9 का मतलब 3 से विभाजित हो रहा है। तो कौन सा संख्या से विभाजित होगा? छोटा छोटा संख्या तो है, 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना? इस तरह से बनाइए, जल्दी बना के लोग निकल जाएंगे। चौबीस, देखिए ना, सॉरी, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 22 गुना है। तो अगर हम एचसीएफ को x मान लें तो एलसीएम इसका कितना गुना हो जाएगा? 22 गुना हो जाएगा। यदि एक संख्या 132 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दिया हुआ है 276। तो आप बताइए ना कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 23x। ये कितने के बराबर? तो ये कितना से कटा? 23 से कम 23, 23 दूना 46, x बराबर 12। आप बताइए, x का मान का 12 है यानी कि एचसीएफ आपका 12 है और दूसरी संख्या पूछा है यानी कि वह 12 से विभाजित होगा कि नहीं। तो संख्या हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। तो 12 से विभाजित ही चारों ऑप्शन में कौन सा है? फॉर्मूला पे जाएंगे ही नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। उतना क्या टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? तो यही सब चीज इंप्रूवमेंट होगा आपका। समय का हम लोगों को बचत करना है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब आ गया। अच्छा, अगला सवाल में, अच्छा इसमें आपका करेक्शन नहीं ना था। चलिए देखिएगा, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। अभी शुरुआत में 15,280 है, जिसमें पुरुष की संख्या में 25% का वृद्धि होता है और महिला की संख्या में
15% का वृद्धि होता है। आप बताइए कि टोटल जनसंख्या 15,280 है। इस टोटल जनसंख्या में कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिला होगी। पुरुष की संख्या में 25% और महिला की संख्या में 15% का वृद्धि होता है। तो 15% यहां है। इस 25% में आप बताइए कि 15% भी मौजूद है कि नहीं। यानी कि यहां पर 10% एक्स्ट्रा है। आप बताइए वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितना हो जाता है? 18,428। यानी कि घटा के देखिए तो कितना का वृद्धि हुआ? 15,280 घटा दीजिए तो 8, 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 3 गया। सही घटा है ना? 3148 टोटल 3,148 जनसंख्या का वृद्धि हुआ आपका। कब? जब 25% पुरुष की संख्या में और महिला की संख्या में 15% का वृद्धि हो गया। आप बताइए कि 15% दोनों जगह है, 15% का वृद्धि दोनों जगह है। तो एक्चुअल में 15,280 का आप 15% निकालिए तो 15/100, एक जीरो काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 2 6 के 12, 2 चौके 8, 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, 6 3 के 18, 1 19 और 7 तिहाई 21, 1 22, 2292। तो 2292 है। एक्चुअल में आपका टोटल वृद्धि कितना है? 3,148। तो एक्स्ट्रा जो वृद्धि आपको दिख रहा है कितना का दिख रहा है? 2292 में घटा दीजिए इसको तो ये 8 में से 2 गया 6, 4 और सॉरी 5 ना, 5 और ये 8। 856 का जो एक्स्ट्रा वृद्धि है इसी 10% के कारण है ना। 856 का जो एक्स्ट्रा वृद्धि है इसी 10% के कारण है। यानी कि 10% का वैल्यू जो है 856 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से गुना कर दीजिए, 856 60 है ना। 856 60 यानी कि पुरुष की संख्या जो है 15,280 में 8,560 पुरुष है, तो महिला कितनी हुई? घटा दीजिए, 15,280 में से घटा दीजिए आप पुरुष की संख्या 85 60, तो ये कितना हो गया? 8 में से 6 गया 2 7 और ये है आपका 4, 4 हुआ तो 6, 6720। 6720 आपकी महिला और 8560 आपका पुरुष। दोनों के बीच जनसंख्या में अंतर कितने का है? तो घटा के देख लीजिए ना, 6720 घटा दीजिए तो 0, 6 में से 2 गया 4 और ये हो गया 8 7, 1840 का अंतर है। दोनों के बीच में अंतर ही पूछा है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है ये, है ना। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। एलिगेशन भी लगाइएगा तो उसमें भी आपको लगेगा कैलकुलेशन। तो कुछ डाटा आपको ऐसा ही दे दिया जाता है। देखिए, जबकि इस तरह का सवाल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में बनाते थे तो कितना आसानी से बन जाता था, वहां पर कैलकुलेशन आसान होता था। लेकिन इस डाटा के साथ दिक्कत क्या है कि यहां पर कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन का भी आदत डालना है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि उससे भागना है। सब तरह का प्रैक्टिस करना। टेस्ट का मतलब ही होता है कि हर तरह से अपने आप को तैयारी करना। एटलीस्ट एक्स वगैरह तो मान के नहीं ना बनाइएगा, कि उसमें तो और चले जाइएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
इसका कितना आया? देखिए ना, किसी नमक का मूल्य यदि 20% कम हो जाता है तो व्यय समान रखने के लिए, यानी कि खर्च को हम उतना ही करेंगे भले ही आपका कीमत कम हो गया हो, तो खपत हम ज्यादा कर लेंगे। कितना प्रतिशत का ज्यादा, यही आपसे पूछा है। तो आपका एक्सपेंडिचर मान लीजिए कि 100 रुपया खर्च करते हैं, आपका एस्टिमेट है 100 रुपया खर्च करने के बाद, लेकिन मूल्य में कमी हो गया तो अब तो आपको 80 रुपया में ही उतना चीज आपको मिल जाएगा, नमक। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमको 100 रुपया ही खर्च करना है, तो हमको ज्यादा नमक मिलेगा, है ना। तो देखिएगा कीमत का उल्टा हो जाता है। खपत कितना से अधिक करना पड़ेगा? 20 से। तो 20 से अधिक करना पड़ेगा कितना में? 80 में, गुना 100, तो 25% का आपका ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट करें। एक दुकानदार कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपया मूल्य अंकित किया, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है? 7200। 10% का छूट देता है और लाभ उसको 8% का होता। जैसे ही छूट और लाभ दिखे, ब्रह्मास्त्र लगाइएगा। क्या बताए थे? ये सीपी है और ये एमपी है ना। एमपी सीपी में छूट को घटा दीजिए तो 100 माइनस 10 तो यानी कि 90, है ना। एमपी में लाभ को जोड़ दीजिए, ये 8। आपसे देखिए सवाल क्या पूछा, अगर वह कोई छूट नहीं देता, छूट नहीं देने का मतलब क्या है? एमपी ही आपका एसपी हो जाएगा, तो यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। कोई छूट नहीं दीजिएगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। आप इस डाटा पे मत जाइए, लाभ प्रतिशत कितना पर भी आप निकालिएगा तो वही लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो आप बताइए 90 का चीज 108 में आप बेचिएगा, कितने का लाभ होगा? 18 का लाभ होगा। 18 का लाभ हुआ यानी कि 20% का लाभ हो गया। 10% 9 हो गया तो 20% नहीं हो गया, 18। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल आपका 640 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है। उसने चावल का एक भाग जो है 20% लाभ पर और शेष भाग को 5% के हानि पर बेच दिया। देखिएगा ध्यान से, 640 केजी आपका टोटल चावल है, इसको 2 भाग में बांट दिया। पहला भाग जो है आपका 20% के लाभ पर बेचे हैं, 20% का मतलब +20, है ना। और दूसरा भाग जो है वह आपका 5% के हानि पर बेचे हैं। हानि का मतलब हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। पूरे लेन देन में यानी कि 640 किलोग्राम के चावल के लेन देन में उसको 15% का लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ 15% का, यानी कि प्लस का 15, है ना। आप बताइए कि यहां जो ये रेशियो निकलेगा, दोनों भाग, किस भाग में आप 640 केजी को बांटे हैं वह रेशियो निकलेगा कि नहीं? पहला भाग होगा 20% के लाभ वाला और दूसरा भाग होगा 5% के हानि वाला। आप बताइए ना कि इस दोनों का अंतर क्या होगा? 20 में से 15 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 15 में से 5 हानि को घटाइएगा तो लाभ में से हानि घटाने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 15 5 20 हो जाएगा। आप बताइए ना कि
4 और 1 का रेशियो आ गया, है ना। आपसे पूछा क्या है, 5% के हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू। इधर ही ना आप इसी भाग को ना 5% के हानि पर बेचे हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछा। आपके पास टोटल 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 640। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 5 अठे 40, 128, है ना। तो 128 केजी चावल जो है आप 5% हानि पर बेचे। आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, इसका लाए हैं कोई कितना, 576। 576 कितना नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल। हाँ 576 राइट आंसर। चलिए ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है, जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, है ना। तो मान लीजिए ना कि यहां ये आपका क्रय मूल्य है, मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपका x रुपया, आप 832 में बेचे, यानी कि SP1 जो है आपका 832 है, तो इस मूल्य पर आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ का मतलब क्या हुआ, ये लाभ हुआ, लाभ तो कितने का लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 832 माइनस x। जब इसी वस्तु को आप 448 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है। जब इस वस्तु को आप जो है कितना में बेच रहे हैं, 448 रुपया, यानी कि दूसरा SP है आपका, ये SP2 बोल दीजिए इसको। तो हानि हुआ, तो हानि आपका क्रय मूल्य पर ही होगा। तो आप बताइए कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि x माइनस 448 हानि के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकलेगा तो ये दोनों जुट जाएगा, 2x बराबर 8 2 10, 4 3 7 1 8, 4 8 4 12, 1280, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 940। आपसे पूछा क्या है, सॉरी 640 हुआ, 640, यानी कि क्रय मूल्य आपका 640 निकल के आ गया। पूछा क्या कि उसको अगर 10% के हानि पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका 10% के हानि पर बेच दीजिए, तो 64 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा घटाने के बाद, 576 रुपया। ये अच्छा सवाल था, लॉजिक से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या नेक्स्ट किया जाए, कितना आया, 38.8। चलिए बहुत अच्छा। आप देखिए ना, ये 20%, 10% और 15% का क्रमिक छूट देने पर
किस एकल छूट, यानी कि इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट निकालना है, समतुल्य बट्टा। 20% का मतलब क्या, 1/5। 10% का मतलब 1/10 और 15% का मतलब 3/20। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का अगर आपका एमपी है तो 1 के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, ये डिस्काउंट है, ये एमपी है ना। तो आपका एसपी कितना हो गया, 1 के डिस्काउंट पर बेचिएगा तो 4 हो जाएगा कि नहीं, 5 का चीज 1 के डिस्काउंट पर। दूसरा देखिएगा 1/10 है, यानी कि 10 का चीज 1 के डिस्काउंट पर बेचे। फिर तीसरा आप देख लीजिए, 20 का चीज 3 के डिस्काउंट पर बेचे, 17 में बेच दिए। ये आपका कितना है, 1000। इसको गुना करके जल्दी से बताइए, 668, 973, ये हो गया 17 नमा 612, है ना। तो कितने का डिस्काउंट आप दिए, डिस्काउंट यहां से निकाल लीजिए, 388 का डिस्काउंट। 1000 में 388 का डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट प्रतिशत निकल जाएगा, डिस्काउंट गुने 100 अब बटा में एमपी यानी कि 1000। 2 जीरो कट गया, 1 अंक के बाद दशमलव आ गया, है ना। 38.8% आपका। कौन सा, नहीं वैसे थोड़ा होता है, मतलब कि पहले 2 का निकाले अब फिर तीनों को एक साथ, नहीं वैसे नहीं आना आएगा। मतलब कि पहला 2 में आप यानी कि ये आपका 80/100 हो गया, ठीक। और फिर 90 इसका 90/100, अब फिर अब 85/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, 100 में घटा दीजिएगा, पहले गुना, इसमें 100 से गुना करेंगे, बात वही पड़ेगा, है ना। अगर इस तरह से भी आता है तो कैलकुलेशन आपको यहां भी करना ही पड़ेगा, तो यहां पर क्या दिक्कत है हम कैलकुलेशन करने में, है ना। चलिए हम बाद में देख लेंगे इसको, जो चीज आप बोल रहे हैं। चलिए अब सुधार करने पर आया क्या, इसका कितना सुधार करवाए थे, 14,522, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 साल का प्राप्त मिश्रधन जो है 14,522, ये मूलधन है, ठीक है। इसमें 7 साल के बाद जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वह 14,522 हो रहा है। आप बताइए, और 11 वर्ष में यही राशि कितना हो जाता है, 18,906। तो 11 वर्ष जाने के लिए यहां से यहां तक 7 साल है, यहां से यहां तक कितना साल, 4 साल लगेगा, है ना। तो यह कितना हो गया, 18,906। तो आप सोचिए ना, ये 14,522 से 4 साल में 18,906 हो जाता है। हर साल का एसआई आपका बराबर होता है, तो आप इसको घटा के देखिएगा, 18,906 में से 14,522 घटाइएगा तो 4 साल का एसआई निकल के आ जाएगा। 6 में से 2 गया 4, और ये कितना 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4। ये आपका कितना साल का एसआई निकला,
4 साल का। हम आपसे पूछे कि 1 साल का एसआई बताइए, एसआई जो है 1 साल का बताइए, तो 4 से भाग दे दीजिएगा। 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 0, 4 नमा 36, 2 4 छाके 24, 1096। तो यहां से मूलधन जो हुआ होगा 7 वर्ष में, ये 14,522। तो इसमें 7 वर्ष का आपका ब्याज भी रहा होगा ना, तो 7 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 7 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए, इसमें 7 से गुना कर दीजिए ना, हर साल एसआई बराबर होता है। तो 7 छाके 42, 963, 4 67, बाकी 6, 7 एकम 7, 76, 72, यानी कि 14,522 में आपका 76, 72 जो है आपका 7 साल का इंटरेस्ट है। तो यानी कि मूलधन कितना रहा होगा? ये आपका 0, 9, 76 कितना? 72 होगा। ये आपका 76, 72, 0, 5 और ये आपका 4, 8 और ये 3 है 6, 68, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इसमें रेट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 7800 है और 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन जो है 11,232 है। तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज में आप देखिएगा ध्यान से, ये मूलधन है आपका, ये 3 वर्ष में जो है ना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 7800 है ना, और 5 वर्ष में, तो यानी कि ये 2 साल यहां से यहां जाने में लगा है ना। प्राप्त मिश्रधन जो है 11,232 है। तो आप बताइए कि अगर ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज की तरह हर साल तो बराबर नहीं होगा। आप बताइए कि अगर हम इसको मूलधन मान लें और इसको आप मिश्रधन मान लिए, तो 2 वर्ष में आपका जो मिल रहा है वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आप बताइए, ये आपका कटेगा 78 से ही कटेगा 100 बार में, 78 एकम 78, 121 बार में, 144 बार में कटेगा। देखिए तो कटा के 144 बार में कट रहा है क्या? 144 बार में कट जाएगा। हाँ, 8 चौके 32, इतना ठीक है। तो 2 वर्ष दिया हुआ है, रेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये कितना है? 10 है और ये 12 है। 10 से 12 हुआ कितना का वृद्धि? 2 का वृद्धि, यानी कि 10% हुआ 1 का वृद्धि, तो 2 का वृद्धि 20%। तो रेट बराबर कितना हो गया? 20%। ऑप्शन नंबर बी। क्या कितना आसानी से बन गया? कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हैं? फॉर्मूला पे बना दिए थे। चलिए, फॉर्मूला पे बनाइएगा तो मेरा नाम है ना घिनाइएगा जी। चलिए नेक्स्ट करेंगे। 10, 17 ध्यान से देखिएगा कि ए और बी का प्रेजेंट एज जो है आपका, ए और बी का प्रेजेंट एज जो है वह 8-15 के अनुपात में, ठीक है। 8 साल पहले का बात कीजिए।
पहले का मतलब माइनस। यह अनुपात जो है 6:13 का है। ठीक है, अब आपसे पूछा है अब से का मतलब क्या? प्रेजेंट से। अब से का मतलब प्रेजेंट से। ठीक है, 8 वर्ष बाद, यानी कि यहां से 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद दोनों के आयु में क्या अनुपात होगा? तो आयु का एक खासियत होता है, दो आदमी का आयु कभी भी हमेशा अंतर जो होगा वह समान होता है, चाहे 5 साल पहले का लीजिए या 10 साल के बाद का लीजिए, अंतर हमेशा समान। तो आप बताइए यहां से ये अंतर कितना का दिख रहा है? 7 का। और ये अंतर कितने का? अंतर तो बिल्कुल समान है, यानी कि हम लोग सही हैं। ठीक है, तो 8 से 6 हो गया, ये 15 से 13 हो गया। आप बताइए कितने साल पहले का बात किया अनुपात में? 2 साल पहले का बात किया, है ना? कितने साल पहले का बात किया? 2 साल पहले का बात किया। जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना साल पहले? 8 साल पहले। या इसका कितना गुना? 4 गुना हुआ। तो आप बताइए ए का वर्तमान आयु जो होगा वह 32 होगा कि नहीं? 4 गुना 32। अब और 8 साल के बाद क्या हो जाएगा? +8। आप बताइए बी का वर्तमान एज 15 गुना 4 कितना हो जाएगा? 60। और 8 साल के बाद 68। तो यानी कि 40 और 68 हो गया। 40 और 68। तो ये कितना हो गया? 4 से कटेगा 10 बार में, 17 चौके 68, 10 और 17, है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किया जाए। कौन सा है? कितना आया? बी। चलिए देखते के साथ आंसर कीजिएगा। आप क्या कीजिए ना, इसके डिनोमिनेटर में कितना, इसके डिनोमिनेटर में कितना, इस दोनों को भी 38 बना लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से ऊपर भी गुना होगा, 16 बटे में 38 हो जाएगा, है ना? ये तो ऑलरेडी है 15 बटे 38, है ना? ये भी ऑलरेडी 17 बटे 38 है। और इस 19 वाले को भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 26 बटे 38 हो गया। डिनोमिनेटर सबका सेम कर ली। तो जैसे ही डिनोमिनेटर सबका सेम हुआ, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा, जिसका अंश छोटा सबसे छोटा। 15 बटे 18 छोटा, 15 बटे 38, 15 बटे 38 सबसे छोटा, है ना? कितना आसानी से बन गया। गैप को बराबर करने का जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट करें। कितना देखिएगा? 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरे किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यानी कि तीनों किस्म के चावल का अनुपात कितना है? 1:1 और 2 का अनुपात। ठीक है, आप बताइए कि यदि मिश्रण का मूल्य, टोटल मिश्रण का मूल्य जो है 153 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो आप बताइए कि यहां पर टोटल मिश्रण कितना दिख रहा है आपका? 4 दिख रहा है। तो मिश्रण का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा आप बताइए तो? 153 गुना
4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, 1 21, 4 एकम 4, 2 6, 612 इस हिसाब से होना चाहिए। 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, 1 21, 4 एकम 4, 2 6। ठीक है, आप बताइए ये 612 है। पहला आपका कितना है, पहला आपका कितना है 126 रुपया, 126 रुपया। दूसरा आपका कितना है 135 रुपया, है ना। और टोटल आपको कितना चाहिए 612। तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, 612 में से इस दोनों का योग घटा दीजिए। 6 में से 5 गया 1, सॉरी 6 5 11, इस दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 1 1 2, 261 आप घटा दीजिए। तो ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, 5, 5 में से 2 गया 3, है ना। ये 2 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट यहां से कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 सते 14, 1 2 पंचे 10, 175.5। तो आसान था, है कि नहीं। एक एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है ना, और टोटल आपको 351 है 2 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा 175.5। क्लियर है, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। आगे बढ़े, देखिएगा ए बी और सी व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3, यानी कि 33.1/3 का मतलब क्या, 1/3। बी शेष पूंजी का 1/4, तो बी शेष पूंजी का 25% यानी कि 1/4, और सी जो है शेष पूंजी का निवेश करता है। तो आप बताइए कि यहां से पूंजी अगर हम मान लें, पूंजी जो है मान लेते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम, 12 पूंजी आपके पास, तो एक कितना निवेश किया, 12 का 1/3 यानी कि 4 निवेश किया। तो 12 में से 4 चला गया, तो शेष आपके पास कितना बचा, 8 बचा। 8 का 1/4 कौन निवेश किया, बी, तो यानी कि 2। तो 12 में से ए और बी मिलकर कितना हो गया, 6 हो गया। तो सी कितना निवेश किया होगा, 6 निवेश किया होगा। और निवेश की गई राशि ही इसका लाभ का राशि का अनुपात होगा, यानी कि लाभ का भी यही अनुपात होगा। तो कुल लाभ जो है लास्ट में 1,86,000 है। यहां से अनुपात में कुल कितना है, 6 2 8 4 12, 12 यूनिट है आपका 1,86,000। ये इसका कितना गुना, 12 एकम 12, 6, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 00। आपसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू पूछा, तो 155 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 4 एकम 4 2 6 और 00 बैठा दीजिए। 62,000 रुपया उसका हिस्सा होगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। पांच क्रमागत विषम संख्या का औसत m है। यदि अगली 3 संख्या भी शामिल की जाती है तो औसत में कितना वृद्धि होगा, कितना का, 3 का। देखिए जब भी लगातार कोई भी संख्या दिया रहे उसका औसत दिया रहे, और आगे का जितना भी आप विषम संख्या या सम संख्या दिया रहता, तो आगे का जितना भी उसी गैप का संख्या आप लीजिएगा
ऐड कीजिएगा तो उतना ही आपका औसत में वृद्धि होगा। 3 संख्या ऐड कर रहे हैं तो 3 का वृद्धि, अगर 5 संख्या ऐड करते तो 5 का वृद्धि। तो आपसे पूछा है औसत में कितने का वृद्धि, तो कितना अगला विषम संख्या ले रहे हैं 3, तो 3 का वृद्धि होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिएगा, 3 पुरुष 4 महिला 6 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 5 दिन में, सॉरी। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है। यहां देखिएगा उल्टा है, महिला का कैपेसिटी ज्यादा है, ये एक से कैपेसिटी से काम करेगा तो इसका 2 गुना महिला करती है। जबकि और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। एक पुरुष की तुलना में एक लड़का को 20 से डिनोट कर दीजिए, आधा काम करता है। अगर ये M2 है तो ये 1 होगा। तो अगर यहां पर M2 है, यहां पर M1 है, दोनों को बराबर कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, ये तो 2 है ही। तो आदमी, औरत और लड़का तीनों का इफिशियंसी निकल गया। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और लड़का का 1 हो गया। क्या बोलता है कि कितनी महिला अकेले ही उस काम को 7 दिन में करेगी। तो आप बताइए कि टोटल वर्क आपके पास कितना है? 3 पुरुष, तो यानी कि कितना के एफिशिएंसी से? 2 के एफिशिएंसी से, प्लस 4 महिला कितना के एफिशिएंसी से? 4 के एफिशिएंसी से, प्लस 6 लड़का कितना के एफिशिएंसी से? 1 के एफिशिएंसी से। मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 5 दिन में पूरा होगा। इसी काम को कितनी महिला, X महिला कितना के एफिशिएंसी से? 4 के एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा करेगी? 7 दिन में पूरा करेगी। यहां से X का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। आप बताइए, ये हो गया 6, 4 चौके 16, 16 6 22, 6 28, 28 गुने 5 बराबर 28x, 28x 28 कट गया, x बराबर 5। 5 महिला जो है 7 दिन में इस काम को पूरा कर देगी। मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल था। चलिए नेक्स्ट करें। देखिएगा, एबीसी के कैपेसिटी का अनुपात जो है, एबीसी के कैपेसिटी का अनुपात जो है आपका 2-5-3 है। ठीक है, वे एक कार्य एक साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। आप बताइए कि तीनों का कैपेसिटी 2-5-3 के अनुपात में, तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो आप बताइए यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क होता है कि टोटल कैपेसिटी गुना उसके द्वारा लिया गया टोटल टाइम। तो 5 3 8 2 10, 10 गुने 12 है ना, टोटल वर्क हो गया। ये अकेले उस कार्य को के 30% भाग को, यानी कि इसका 30% भाग ही कार्य करना है, 30/100 है ना। कितने दिन में पूरा करेगा? एक ऐसे में पूछा है, तो ये इतना वर्क हुआ कितना के कैपेसिटी से? 2 के कैपेसिटी से, है ना। कर दीजिए, अब 2 0 कट गया, 2 6 के 12, 18 दिन में कर लेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो ये तो बहुत आसान था। वर्क आपको 120 नहीं करना, 120 का 30% ही, यानी कि 36 वर्क ही करना था। 36 वर्क 2 के एफिशिएंसी से 18 दिन में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करें। कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है।
ठीक है। और अगर वह 90 के रफ्तार से चलती है तब भी अपना गंतव्य स्थान पर देरी से ही पहुंचती है, लेकिन इस बार 5 मिनट की ही देरी से पहुंचती है। यात्रा तय करने का सही समय मिनट में ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों चाल से चल रहा है तो गाड़ी तो लेट ही पहुंच रही है, लेकिन दूरी तो समान ही तय कर रहा है ना। तो जब दो चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो तो दूरी का फॉर्मूला आपको बताए थे, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर इनटू टाइम गैप, समय का अंतर, टाइम गैप, है ना। तो आप बताइए चालों का गुणनफल कितना, 72 गुने 90 बटे में चाल का अंतर कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। और देखिएगा समय का गैप अगर दोनों सेम है तो घट जाता है, अपोजिट है तो जुट जाता, एक पहले पहुंचता एक बाद में पहुंचता तो जुड़ जाता। यहां दोनों पहले पहुंच रहा है तो घट जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 मिनट है और ये सारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए। 18 पंचे 90 है ना, 0 से 0 कट गया, 6 से 12 बार में, तो कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना। अगर 60 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करती है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 60 बटे में चाल कितना 72, 12 पंचे 60, 12 छाके 72, 5/6 घंटा है, इसको मिनट में चेंज कीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, यानी कि 50 मिनट में तय करेगा। लेकिन 50 मिनट इसका, जब ये 72 के रफ्तार से चलेगा तब 50 मिनट में पहुंचेगा, लेकिन 72 के रफ्तार से चलता है तो ये 15 मिनट देरी से पहुंचता। तो 15 माइनस कीजिएगा ना, तो सही समय आपसे पूछा है यात्रा करने का सही समय, तो 50 में से आप घटा दीजिएगा 15 तो 35 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। 50 में से ऑप्शन में दिया भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड डिस्टेंस का आपका ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करें। चलिए इसका बताइएगा, 3 आएगा, बिल्कुल सही। एक्स वाई जेड आपका अगर 0 के बराबर है तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे जेड, वाई स्क्वायर बटे में एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बटे में एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो वाई जेड कट गया तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना एक्स क्यूब, उसी तरह से यहां वाई स्क्वायर में वाई से गुना होगा वाई क्यूब, उसी तरह से जेड स्क्वायर में जेड से गुना होगा जेड क्यूब। तो आप बताइए जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाता है, 3xyz हो जाता है। और नीचे में तो xyz है ही, तो xyz कट गया, कितना आंसर आया, 3 आया ना। तो ये सब तो एकदम हल्का सवाल है, ये नहीं छूटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 10 cot sec cosec एक साथ अगर सब आपको दिखे तो आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। देखिएगा आप ध्यान से देखिए कि आपको जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला तो आपका थीटा फ्री ऑप्शन, यानी कि साइन कॉस टेन कॉस साइन कोसेक इस सब में नहीं ना है आपका ऑप्शन। ऑप्शन तो रियल नंबर में, तो रियल नंबर कैसे आएगा जब किसी थीटा का वैल्यू पुट करिएगा। तो थीटा का कोई वैल्यू एक 45 डिग्री पुट कर दीजिए, है ना। तो 10 45 का मान कितना होता है
1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 45 1, कॉट 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस सेक स्क्वायर थीटा √2 का स्क्वायर 2, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा √2 ये भी होता है, क्या कि साइन और कॉस दोनों आपका 1/√2 ही होता है ना। तो √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया आंसर 2 आया, ऑप्शन नंबर बी। ये पता नहीं क्यों ऐसा दे दिया ऑप्शन में, एक 2 दे दिया, एक +2 दे दिया। ये हमको लगता है प्लस माइनस देना चाह रहा होगा, प्लस माइनस छूट गया, तो प्लस में लिखा है इसलिए हम प्लस में ही मार दिया आंसर। क्या क्या सेक स्क्वायर? नहीं नहीं, वैसे अपने मन से कैसे दे दीजिएगा, जो सवाल है उसी के हिसाब से चलिएगा। जब भी आपका थीटा फ्री ऑप्शन रहे तो सीधा है कि थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। ज्यादातर केस में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ही पुट कीजिएगा, है ना, बस, और ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। देखिएगा, दी गई आकृति एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी ये आपस में बराबर है ना। एडी परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ परपेंडिकुलर है। बीसी आपका 6 है। अब बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पर डाला जाए तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा कि नहीं, यानी कि ये 3 3 है और एडी आपका 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है एबी की लंबाई, तो यहां समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो 3 4 5 का रेशियो हो गया, तो ये भी 5, एबी या एसी दोनों 5 है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या? हाँ, बस समद्विबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान में होगा तो सवाल में कुछ नहीं है कि जब भी आप समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाले भुजा पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटते हैं। इसका कितना आया? 7.5। देखिएगा, किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। ऐसा कीजिए ना, आप पहले एबीसीडी ही खींच दीजिए, है ना, एग्जामिनर थोड़ा देखने गया है। अब इसके चारों ओर देखेगा कि नहीं एग्जामिनर खींचा हुआ, एबीसीडी खींचा हुआ। यदि AB बराबर 8 है, ये AB है, ये CD है, AB 8 है, अब BC 7 है, CD 6 है, AD की लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई। तो जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर आपका वृत्त हो, सभी भुजा को टच करता है, आमने सामने के भुजा का योग आपस में बराबर होता है। तो आमने सामने के भुजा का योग, तो 8 + 6 बराबर होगा 7 + AD के। कौन बोल दिया स्क्वायर का बराबर होता है? बराबर होता है आमने सामने का। 14 में से 7 गया, 7 आएगा। 7 है क्या ऑप्शन में? स्क्वायर का नहीं, ये कोई चतुर्भुज है ना, जनरल क्वाड्रिलेटरल है कि आमने सामने के भुजा का योग आपस में बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बताइएगा कि प्रत्येक घन के किनारे 2 सेंटीमीटर अंत से अंत तक शामिल हो जाते हैं। 6 गो घन है आपका, ठीक है, और प्रत्येक के किनारे 2 सेंटीमीटर, इस तरह से 6 घन है आपका। 1 घन, 2 घन, 3 घन, 4 घन, 5 घन, 6 घन,
तो सब एक दूसरे से अंत तक जुड़े हुए हैं, सब 2-2 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं। और इसका चौड़ाई आपका 2 ही रहेगा और ऊंचाई जो रहेगा 2 ही रहेगा, है ना। तो परिणामी घनाभ, इस तरह से एक घनाभ बन रहा है, उसका कुल क्षेत्रफल क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच प्लस एल एच, यही ना होता है। तो 2 गुनी लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 2, तो 12 2 24, चौड़ाई और ऊंचाई 2 2 4, और लंबाई गुना ऊंचाई यानी कि 12 गुने 2 24, 24 24 48, 4 52 गुना 2 104। ऑप्शन नंबर सी आपका। तो कल इससे आगे हम लोग करेंगे अगला सेट।